हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 20 सितंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो हमारे अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए, प्लस दूसरे एग्जामिनेशंस भी जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए भी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 20 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। चले देखते हैं सर। तो जो पहली न्यूज है ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन अ हिस्टोरिक मूव लोकसभा पास वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, मतलब ये कि एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा ने वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण कानून जो है पास कर दिया है। ये बिल इसके पहले भी कई बार पास कराने की बहुत कोशिशें हो चुकी हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट के पहले भी जो गवर्नमेंट थी या सरकारें थी उन्होंने भी कोशिश करी थी, बट किसी ना किसी वजह से ये बिल पास नहीं हो पा रहा था। फाइनली अब ये बिल लोकसभा से पास हुआ है एंड ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि जब ये बिल फाइनली कानून बनेगा और इंप्लीमेंट होगा उसके बाद लोकसभा में और जो राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। मतलब ये कि जब ये कानून लागू होगा उसके बाद लोकसभा में जो हमारी सांसद हैं उनमें मिनिमम, लोकसभा में मिनिमम 1/3 सांसद जो है वो महिला सांसद होना अनिवार्य हो जाएगा। इसी तरह राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 नंबर जो है वो मिनिमम कम से कम महिला विधायक होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी राज्य में किसी विधानसभा में 120 विधायकों की टोटल स्ट्रेंथ है तो इसका 1/3 बनता है 40। मतलब इस विधानसभा में ये कानून लागू हो जाने के बाद में कम से कम 40 विधायक जो होंगे वो महिला होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे होगा क्या, महिलाओं का सशक्तिकरण जो है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक पूरा हम कोशिश में लगे हुए हैं, ये उसमें एक बड़ा निर्णायक कदम साबित होगा। इसके बाद महिलाओं की जो भागीदारी है आपका पब्लिक लाइफ में वो ज्यादा बढ़ेगी, पॉलिटिकल स्फीयर में महिलाओं का ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। इससे इसको हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा वुमेन एम्पावरमेंट की जो पूरी प्रक्रिया या मुहिम चल रही है उसमें। ये कानून पास कैसे करवाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको पास करवाया गया है। वो 128 अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 128, 128वां संविधान संशोधन किया गया है, 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो या तो आप इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह लें या फिर संविधान का 128वां संशोधन कह लें, जो भी आपको ठीक लगे। उसकी मदद से ये कानून पास या ये बिल पास करवाया गया। हालांकि यहां पर एक छोटी सी बात है इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, वो ये है कि ये कानून इंप्लीमेंट होने के पहले डीलिमिटेशन का इंतजार किया जाएगा। डीलिमिटेशन जो 2026 में होना है, जिसको हम लोग हिंदी में परिसीमन भी बोलते हैं, जब ये परिसीमन या फिर ये डीलिमिटेशन हो जाएगा जिसके तहत में लोकसभा की सीटें बढ़नी है, उसके बाद में फिर जो है ये महिला आरक्षण का कानून लागू करवाया जाएगा। एंड इसके लिए जो डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा, ये वो अभी जो लेटेस्ट आपका सेंसस होने वाला है, जो अभी 2021 में होना था मगर अल्टीमेटली कोविड के चलते थोड़ा टल गया है, वो सेंसस जैसे ही होगा उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा और उस डिलिमिटेशन के बाद में इस सेंसस के डाटा का इस्तेमाल करते हुए डिलिमिटेशन जब हो जाएगा उसके बाद में फिर ये कानून लागू करवाया जाएगा। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि हालांकि ये कानून, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो गया है, कुछ वक्त में आपकी जो प्रेसिडेंट मैडम है वो इसके ऊपर साइन कर देंगी तो ये एक्ट भी बन जाएगा, मगर लागू अभी नहीं होगा। लागू होने के पहले क्या है, पहले डिलिमिटेशन या परिसीमन होना है। डिलिमिटेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में भी डिटेल में बातचीत करेंगे। एंड इसमें जो डाटा इस्तेमाल होगा इस परिसीमन या डिलिमिटेशन में, वो जो भी अभी आपका लेटेस्ट सेंसस कंडक्ट होना है 2021 का, जो में होना था, जो भी कुछ वक्त में होने वाला है 2024 में इलेक्शन के बाद में जिसको करवाया जाएगा, उसके डाटा का इस्तेमाल करके ये डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद में फिर यह कानून लागू करवाया जाएगा। यानी कि अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में इसका जो प्रोविजन है वो 2029 में लागू होगा, ना कि 2024 में। बात को समझिएगा, कहानी क्या है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके ये बोल दिया कि भैया ये 1/3 सीटें जो हैं लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए अब से आरक्षित होंगी और उस पर सिर्फ आपकी महिला कैंडिडेट ही आ सकती है। इससे आपका महिला सशक्तिकरण तो होना ही होना है, मगर क्योंकि लोकसभा में और में अभी डिलिमिटेशन होना है 2026 में, तो सीटें बढ़नी है। इसलिए ये लोग ये चाहते हैं कि सीटें एक बार बढ़ जाएं, उसके बाद में फिर उन सीटों का जो भी आपका 1/3 बनता है उतना रिजर्वेशन हम महिलाओं को देंगे। उसके पहले इंतजार किया जा रहा है एक प्रोसेस का जिसको कहा जाता है डीलिमिटेशन
डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन होना है 2026 में, और ये डिलिमिटेशन के पहले हम एक नए डाटा का इस्तेमाल का वेट कर रहे हैं जो आएगा सेंसस की मदद से। ये सेंसस 2024 का इलेक्शन होगा उसके बाद में करवाया जाएगा। तो पहले सेंसस होगी, सेंसस के बाद में उस डाटा की मदद से डिलिमिटेशन होगा, और उसकी मदद से फिर लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, और उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 128वां है जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, उसको लागू करवाया जाएगा। इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तो 2026 के बाद में ये लागू हो जाएगा। 2026 में जब ये प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद में 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में जो भी इलेक्शंस होने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहां पर तो ये लागू हो जाएगा। मगर लोकसभा का जो इलेक्शन है वहां पर ये 2024 में लागू नहीं हो पाएगा, इसको 2029 से लागू करवाया जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये कानून लागू हो गया होगा और बाकी सारी चीजें होंगी, महिला सशक्तिकरण होगा, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सारी बातें ठीक है। आज की तारीख में क्या परिस्थिति चल रही है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। आज की जो कहानी है या जो आज की करंट पोजीशन है, महिलाओं का जो लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल के लेवल पर या स्टेट के लेवल पर, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आज की तारीख में लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 15% महिलाएं हैं। बात को समझिएगा, यानी कि अगर हमारी लोकसभा में 100 सीटें होती तो उसमें से सिर्फ 15 सीटों में महिलाएं हैं। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 15% जो है महिलाएं हैं। ऑब्वियस सी बात है, 1/3 वाला जब ये कंसेप्ट लागू हो जाएगा तो ये 15% काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो यहां पर एक बूस्ट मिलेगा। इसी तरीके से कई सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हालत उससे भी ज्यादा खराब है। कई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10% के आसपास रिजर्वेशन है, यानी कि अगर 10% के आसपास महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अगर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 विधायक हैं राज्य की विधानसभा में, तो उसमें से गिनकर मुश्किल से 10 विधायक जो हैं वो महिलाएं हैं, और वो भी सारे राज्यों की विधानसभाओं में नहीं है। ओवरऑल अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये कहानी निकल कर आ रही है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि लेजिस्लेशन में, कानून बनाने के जो आपकी बॉडीज हैं उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा कम है, और इसको बढ़ाना जरूरी है। तो ये कानून जो लाया जा रहा है इसकी वैलिडिटी हमको मिलती है। ये परिस्थिति, ये कानून लागू हो जाने के बाद में बदलेगी, और बहुत अच्छे से बदलेगी। इस बिल में एक बात और ये कही गई है कि महिलाओं के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई हैं उसमें से 1/3 सीट्स जो है वो एससी या एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में 100 सीटें हैं, या चलें थोड़ा सा एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 3 से आसानी से डिवाइड हो जाए। अगर आपके पास में 150 सीटें हैं विधानसभा में, इसका 1/3 बनता है 50, यानी कि इस 150 में से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। अब इन 50 सीटों में से कभी 1/3 निकाला जाएगा, और ये जो भी वैल्यू निकल कर आती है, जो भी राउंड ऑफ करके नंबर निकल कर आता है, उतनी सीटें एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए, इसमें से भी 1/3 सीटें एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, ताकि उनका जो प्रपोर्शन है वो भी बढ़ाया जा सके, उनको भी जो है पब्लिक लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लेकर आया जा सके। ओबीसी के लिए यहां पे फिलहाल तो अभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, ओबीसी और जनरल सबको एक ही मानकर चला गया, बट हो सकता है आगे इसमें कुछ बदलाव वगैरह हो तो ओबीसी के लिए भी आ जाए। बट आज की तारीख में अभी तक, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक ओबीसी की जो कैटेगरी है उसके लिए रिजर्वेशन ये नहीं है। एससी एसटी के लिए 1/3 सीट रिजर्व, जो एक तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स आपने रिजर्व कर दी, उसमें से 1/3 सीट्स जो है एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी जितनी भी सीटें बचेंगी तो फिर उसमें जनरल और ओबीसी, बाकी सारी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो आ जाएंगी। अब जिस दिन से ये रिजर्वेशन लागू होगा उस दिन से, ये अभी संविधान में ये लिखा हुआ है कि इसको 15 सालों तक फोर्स में रखा जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन ये रिजर्वेशन लागू होगा उस दिन से 15 सालों तक ये फोर्स में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर 2029 में ये लागू होता है तो 2029 से 2039, और उसमें आप 5 साल और ऐड कर लीजिए, 2044 तक ये कानून लागू रहेगा। अब बाद में संसद की मर्जी है उसको और ज्यादा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, बट आज की तारीख में ये 15 सालों तक के लिए लागू है। एंड ये जो रिजर्व सीट्स होंगी ये हर बार डीलिमिटेशन होने के बाद में रोटेट की जाएंगी। डीलिमिटेशन क्या है, क्या प्रक्रिया है, उस पर भी अपन लोग बात करेंगे। मगर ये जो रिजर्व सीट्स हैं, हर बार जब आपका डीलिमिटेशन करवाया जाएगा उसके बाद में इनको चेंज किया जाएगा, इनको रोटेट किया जाएगा। मतलब अगर कोई एक सीट आपने एक बार डीलिमिटेशन करवा के, एक बार में जो सीटें वगैरह आपने चेंज करी हैं, उसमें एक बार जो सीट आपने महिला आरक्षित कर दी है, अगला जब डीलिमिटेशन होगा तो जरूरी नहीं है कि वो सीट सेकेंड टाइम में भी, उसके बाद भी जो है महिला आरक्षित ही रहे। हो सकता है वो जनरल सीट बन जाएगी और किसी और दूसरी सीट को जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो लगातार रोटेट होती रहेंगी, डिलिमिटेशन वगैरह हर बार जो डिलिमिटेशन करवाया जाएगा उसके बाद में, ये अपने को ध्यान रखना है। चलें, तो इतनी बातों में से जो क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं वो क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि
ये जो कानून है महिलाओं के लिए वन थर्ड रिजर्वेशन दिया गया है, ये राज्यसभा में लागू होगा कि नहीं होगा? जवाब है ये राज्यसभा में लागू नहीं होगा, ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। सिर्फ लोकसभा में लागू होगा ये भी सच नहीं है। लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में लागू होगा। विधान परिषद में लागू होगा कि नहीं? लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में लागू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा इस बात को, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा कि भाई आपकी संसद की अगर बात की जाए तो संसद में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसी तरह अगर हम लोग स्टेट के लेवल पर बात करें तो स्टेट के लेवल पर एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होती है, अच्छा, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा को भी हिंदी में, ये तो खैर हिंदी शब्द ही है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कई बार हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोला जाता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है विधान परिषद। अब लोक जो अपना जनरल इलेक्शन होता है वो किसका इलेक्शन है? लोकसभा का इलेक्शन है। इसी तरीके से राज्यों का जो जनरल और लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू कौन चुनकर आता है? लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू जो आपके सांसद चुनकर आते हैं, अल्टीमेटली उसी से फिर हमारी केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। राज्यों के लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से विधानसभा के इलेक्शन, इसमें विधायक चुनकर आते हैं और यहां से फिर जो भी पार्टी या पार्टी का कोalition मेजोरिटी बना मार के ले जाता है, मेजोरिटी बना लेता है, वो फिर अपनी राज्य सरकार बनाता है। आपका विधान परिषद का इलेक्शन हो या फिर राज्यसभा का इलेक्शन हो, इसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। जब ये वन थर्ड रिजर्वेशन लागू होगा महिला आरक्षण का, तो वो कहां कहां पे लागू हो रहा है? लोकसभा में लागू हो रहा है नेशनल लेवल पर, और लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में लागू हो रहा है स्टेट के लेवल पर। राज्यसभा में ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस में याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों चारों हाउसेस में दिया जा रहा है, गलत है। या फिर ये बोला जाए कि सिर्फ लोकसभा में दिया जा रहा है बाकी कहीं नहीं दिया जा रहा है, वो भी गलत है। लोकसभा में दिया जा रहा है और विधानसभा में दिया जा रहा है। राज्यसभा में और विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो वहां पर जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। दूसरा ये कि ये कौन से अमेंडमेंट से पास हुआ है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में भी कुछ गलती हुई है, कई जगहों पर 128 की जगह 126 लिखा हुआ है। सही जो है वो 128 है। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, जिसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसके तहत में इसको पास किया गया है। और कब तक लागू किया होगा? ये 15 सालों तक इसको लागू करवाया जाएगा। लास्ट पेज क्या है इसमें कि जो अपना लेटेस्ट अभी डिलिमिटेशन होना है 2026 में, उसके बाद में इसको लागू करवाया जाएगा। तो लोकसभा में ये इफेक्ट में कब आएगा? 2026 में आएगा। बाकी लोकसभा में इफेक्ट में कब आएगा? 2029 के इलेक्शन में आएगा। बाकी जो विधानसभा है वहां पे 2026 के बाद में जब ये लागू हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन होंगे वहां पर इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। इतनी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। लाना जरूरी क्यों हो गया था? मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप कोट कर सकते हैं कि आज की तारीख में 75 साल के बाद भी 10 तरीके की चीजें कर ली। बेटी पढ़ाओ हो गया, महिलाओं को जो है एजुकेशन में काफी सारी फैसिलिटीज दे दी, 10 तरीके के काम करके देख लिए। उसके बाद भी सेंट्रल लेवल पर टोटल स्ट्रेंथ का 15% महिला रिप्रेजेंटेशन जैसे तैसे बना है। राज्यों में हालत उससे ज्यादा खराब है, 10% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक बहुत जरूरी काम था जिसको करना ही था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसको यार टाल सकते थे या ये बहुत ज्यादा रियायत दी जा रही है, ऐसा नहीं है। जो स्थिति अभी बनी हुई है वो चीख चीख के कह रही है कि महिलाओं को अभी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में कम से कम जो है, बराबरी तो बहुत दूर की बात है, बराबरी के आसपास का रिप्रेजेंटेशन भी जो है नहीं दिया जा रहा। इसलिए ये बहुत जरूरी कदम है। अगर अगर हम लोग 2 मिनट के लिए मान लें कि लोकसभा की स्ट्रेंथ 100 है, उसमें से अगर 15 महिलाएं मैक्स टू मैक्स आप दे पा रहे हैं या महिला सांसद दे पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है। यही इसी विधानसभाओं में भी अगर ये मान लें कि किसी राज्य की विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ अगर 100 है, उसमें अगर 10 महिला विधायक निकलकर नहीं आ रही, तो ये भी अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है। भारत में को जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, महिला पुरुष के जो आपके सारे आपके अधिकार बराबर हैं, उसके बाद में 75 साल की आजादी के बाद में ये डिसअपॉइंटिंग फिगर है। इसलिए ये आपका जो अमेंडमेंट करना और ये रिजर्वेशन देना जरूरी हो गया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगर ये पूछ लिया जाता है कि एससी एसटी और ओबीसी तीनों के लिए रिजर्वेशन है, तो वो गलत है। एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, बाकी जो सारी महिलाएं हैं
उनके लिए ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है, बाकी सारी महिलाओं को उसमें के जनरल में काउंट किया जाएगा। मतलब क्या, आपने 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी, उस 1/3 का 1/3 जो है वो एससी एसटी के लिए रिजर्व है, बाकी जो सीट्स हैं उस पे ओबीसी या जनरल कैटेगरी की महिलाएं जो है कोई भी आ सकती हैं। अलग से ओबीसी के महिलाओं को इस रिजर्वेशन के कोटे में भी अलग से जो है कोटा नहीं दिया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। बाद में चेंज हो जाए तो हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अभी की कहानी यही है। एंड डिलिमिटेशन हर बार जब होगा उसके बाद में इन रिजर्व सीट्स को बदला जाएगा। एक बार अगर आपने कहीं पे कोई रिजर्व सीट्स दे दी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गया और उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये डिलिमिटेशन वगैरह के बाद में लगातार ये रिजर्व सीट्स बदली जाएंगी। एक बार अगर किसी सीट को महिला आरक्षित कर दिया गया तो जरूरी नहीं है कि बाद में भी वो महिला आरक्षित ही रहे, उसको चेंज किया जा सकता है। अब इतनी बातचीत में बार बार जो ये शब्द आ रहा है डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन क्या होता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलें देखते हैं सर। Delimitation means the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country to represent the change in population. तो डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? डिलिमिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है या फिर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते हम लोग अपनी जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को बदलते रहते हैं, जो भी वहां पे पॉपुलेशन में चेंजेस हुए हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। हमारा जैसे मैं इसको फोटोग्राफ की मदद से बताता हूं। ये भारत का मैप है और आज की तारीख में इंडिया में जो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उन सारी कंस्टिट्यूएंसीज को यहाँ पे बना के बताया गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एकदम हम लोग अगर वेस्ट में चलें तो यहाँ पर आपको ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी देखने को मिल रही है जो बहुत बड़ी है। ये जैसलमेर की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है और इसी की जगह राजस्थान में बाकी जगहों पे देखिए छोटी छोटी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे के सारे लोकसभा के क्षेत्र हैं। यहां से भी एक आदमी अगर जीत कर जाएगा तो वो भी लोकसभा में सांसद बनेगा, और यहां पर ये जो छोटे छोटे आपके जो ये क्षेत्र हैं, यहां से भी जो व्यक्ति जीत कर जाएगा वो लोकसभा में सांसद बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज एक जैसी क्यों नहीं है, इनके शेप या इनके साइज में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। ये आपका जो जैसलमेर की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है ये इतनी बड़ी है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऊपर की तरफ नॉर्थ में देखें तो लद्दाख की जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है ये अच्छी खासी बहुत बड़ी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है। थोड़ा सा इसका हिस्सा ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास में है, जो हाल फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए उनके पास में है, वो भी इसमें इंक्लूड करके अगर हम देखें तो ये इतनी बड़ी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बन रही है। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बन रही है, ठीक है। यहां पर देखेंगे अगर यहां पे अगर देखेंगे हम अरुणाचल में, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, ये बहुत बड़ी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है। अब इसी को कंपेयर कर लीजिए उत्तर प्रदेश के साथ में। यूपी में देखिए आपको इतना बड़ा बड़ा टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी देखने को नहीं मिल रही है, छोटी छोटी बहुत सारी भरी हुई है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि यार जैसलमेर जैसी जगह पे और ये यहाँ पर जो है और उसके आसपास के इलाके में इतनी बड़ी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, और उत्तर प्रदेश में ये छोटी छोटी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, यहां से भी जो आदमी जीत कर पहुंचेगा वो भी एक सांसद बनेगा, और यहां पे जो छोटी छोटी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से भी जो आदमी पहुंचेगा वो भी एक सांसद बनेगा। तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आखिर ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी सेम शेप और साइज की क्यों नहीं। इसकी वजह यह है कि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को बनाया जाता है लोगों को ध्यान में रखते हुए। किसी जगह पर कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी डिटरमाइन होती है। अब जैसलमेर का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे प्रोमिनेंटली आपको ये रेगिस्तान या डेजर्ट देखने को मिलता है, लोगों की आबादी कंपैरेटिवली कम है, तो बहुत बड़ा इलाका जो है आपको कवर करना पड़ेगा एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बनाने के लिए, जिसमें हम लोगों को वाजिब रिप्रेजेंटेशन दे सकें। इसी की जगह उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर जितनी पॉपुलेशन में आपको जैसलमेर में यहां पर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी आपने बनाई है, पता चला उत्तर प्रदेश में नोएडा के आसपास यहां पे इतनी छोटी सी जगह में उतने लोग देखने के लिए मिल गए, तो उतने लोग यहां पे मिल गए इतनी सी जगह में, तो उसकी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बना दी। कहने का लॉजिक यह है, कहने का मतलब यह है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बेसिस पे, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। अब पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है जो हर सेकंड बढ़ रही है, हर दिन नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर दिन कुछ लोगों की डेथ हो रही है। अकॉर्डिंगली आपका नेट कितनी बर्थ हुए हैं और नेट कितनी डेथ हुई है, इसको आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। हिंदुस्तान में तो आज की तारीख में हम लोग इस बात को लेके बहुत क्लियर है कि भैया हमारी पॉपुलेशन गजब की रेट पे बढ़ रही है, कम तो कहीं से नहीं हो रही। तो पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, इसमें कमी तो आ नहीं रही है। तो डे टू डे बेसिस पे पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, बढ़ रही है, या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर आपने कैसे डिटरमाइन कर दिया कि यहाँ पर ये जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है इतनी बड़ी रहेगी और इसमें लोग अभी
एक हफ्ते बाद बढ़ नहीं जाएंगे या 2 हफ्ते बाद कम नहीं हो जाएंगे? आपने कैसे डिटरमाइन कर दिया? इसका लॉजिक ये है कि जो भी आपकी लेटेस्ट सेंसस हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी लेटेस्ट सेंसस हुई है या जो जनगणना हुई है, जिसके डाटा या जिसके फिगर पब्लिश हो गए हैं, उस लेटेस्ट सेंसस के बेसिस पर आप ये देखते हो कि पूरे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या स्थिति है, कहां पर लोग ज्यादा हैं, कहां पर लोग कम हैं, और कहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है, कहां पे कम हो गई है, और उसके बेसिस पर ये जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का मैप है, इसको रीड्रॉ किया जाता है। हर संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर बार आपका जब जब आपका सेंसस होगा या जनगणना होगी, तो सेंसस या जनगणना कर चुकने के बाद में जो भी आपके नए डाटा निकल कर आते हैं, उस सेंसस के फिगर जो भी निकल कर आते हैं, उसके बेसिस पर देखा जाएगा कहां पॉपुलेशन बढ़ी है, कहां पे पॉपुलेशन कम हुई है। अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर पूरा का पूरा जो ये मैप है जिसमें टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, इसको रीड्रॉ किया जाएगा एंड उसके बाद फिर नई टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनेंगी। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें आप पॉपुलेशन के जो भी फिगर या डाटा निकल कर आए हैं सेंसस के, उसकी लेटेस्ट सेंसस के, उसकी मदद से इंडिया की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के इस मैप को रीड्रॉ करते हो, उस प्रक्रिया को बोला जाता है डिलिमिटेशन। इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर सवाल आने की संभावना बन जाती है या बढ़ जाती है, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर कुछ और भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो एक संभावना बनती है कि डिलिमिटेशन पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो डिलिमिटेशन क्या आपको समझ में आ गया? डिलिमिटेशन का मतलब है आपकी जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जहां से लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह से डिलिमिटेशन स्टेट लेवल पर भी होता है विधानसभा की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के मैप को रीड्रॉ किया जाता है, बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है लेटेस्ट सेंसस जो हुआ है उसके डाटा के बेसिस पर, ये देखते हुए कि किस जगह पे कितनी क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, ये कहलाती है सेंसस की एक्सरसाइज। अब तो ये जो डेफिनेशन है ज्यादा बेहतर क्लियर होगी कि इट मींस द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट द चेंज इन पॉपुलेशन। संविधान में ये लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन हर आपके सेंसस के बाद में होगी, और सेंसस कब कब होता है? हर 10 साल में एक बार होता है। इसका मतलब जैसे ही हर 10 साल में एक बार आपका सेंसस होगा, उसी के साथ में आपका डिलिमिटेशन होना चाहिए, और डिलिमिटेशन के बाद में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज जो है उनमें चेंजेस होने चाहिए। इसके बेसिस पर या तो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी, या फिर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज कम होंगी, या फिर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें कुछ चेंजेस वगैरह आएंगे, कुछ ना कुछ होगा। हर 10 साल में ये चीज होना जरूरी है। मगर कहानी यह है कि भारत की संसद ने कानून बना रखा है, उसकी मदद से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के ऊपर अभी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को फ्रीज कर रखा है। बात को समझिएगा, भारत का संविधान यह कहता है कि हर सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन को डी लिख देते हैं और सेंसस को सी लिख देते हैं। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि जैसे ही कोई सेंसस होता है जिसके डाटा पब्लिश हो जाते हैं, वैसे ही आपको डिलिमिटेशन कराना है। क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है, इसका मतलब हर 10 साल में डिलिमिटेशन होगा। कायदे से होना यही चाहिए, संविधान में यही लिखा हुआ है। मगर कहानी क्या है? कहानी यह है कि भारत की पार्लियामेंट ने कानून पास कर रखा है जिसके चलते 2026 तक जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है इसको फ्रीज किया हुआ है। यानी कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं करवाया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। ये भारत की संसद ने कानून पास करके रखा हुआ है। इस कानून को पास करने की वजह यह थी कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स को प्रमोट कर रहे थे ताकि जनसंख्या को रोका जाए, और जनसंख्या जब थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग डिलिमिटेशन करवाएंगे। अब भारत के लोगों ने इतना इस बात को सीरियसली लिया नहीं, और पॉपुलेशन उस तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाई जिस तरीके से ये लोग चाहते थे। मगर 2026 तक का जो ये बैन कह लीजिए, 2026 तक को का जो ये प्रोसेस आपने फ्रीज कर रखा है, ये आपका प्रोसेस में है या फिर ये फोर्स में है, और 2026 में अब डिलिमिटेशन करवाया जाना है। उसके बेसिस पर जो है उसके बेसिस पर आपकी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह जो है चेंज होंगी। अब यहां पर भारत की पॉपुलेशन जो आज की तारीख में हमारे पास जो सीट्स वगैरह हैं, जो आज की तारीख में हमारा पूरा जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का मैप है, ये 1976 की सेंसस के बेसिस पे बनाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, 1976 और 2023 में 2024 में जो नया डिलिमिटेशन होगा उसमें जो पॉपुलेशन के डाटा निकल कर आएंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब जब पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ गई है 1976 के रिस्पेक्ट में अभी तक, तो इसके बेसिस पर होगा ये कि डिलिमिटेशन करने के बाद में सीट्स जो है उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो बढ़ना है। तो डिलिमिटेशन जिस दिन भी होगा
उसके बाद में सीट्स की जो संख्या है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अच्छी खासी बढ़ने वाली है। अभी की तारीख में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 545 सीटें जो लोकसभा में हैं, ये कुछ नहीं तो बढ़ के 700 के करीब तक जाएंगी। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि डिलिमिटेशन के बाद में जो आपकी नंबर्स हैं, जो भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का नंबर है, इसमें अच्छा खासा जंप या फिर एक अच्छा खासा उछाल आने वाला है। इसलिए अभी रिजर्वेशन लागू करने के पहले इन्होंने ये प्रावधान डाला है कि पहले एक बार डिलिमिटेशन हो जाने दो, ताकि 700 800 जितनी भी सीटें बनती हैं उसका फिर 1/3 जो भी बनेगा, अच्छा खासा बड़ा नंबर, बड़ा चंक, उसमें फिर हम लोग महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपके वुमेन लीडर्स को जो है, आप क्योंकि पार्टियों को समझ में आ गया है डिलिमिटेशन होने के बाद में महिला रिजर्वेशन या महिला आरक्षण लागू होना है 2029 के इलेक्शन में लोकसभा के लिए, और 2026 में जैसे ये प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के लिए, और नंबर संख्या जो है वो अच्छी खासी बढ़नी है। तो महिला कैंडिडेट्स जो हैं, जो महिला नेता हैं, उनके ऊपर अब काम करने पे जोर दिया जाएगा। महिला नेता जो है, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज अब उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगी। तो ये जो 5-7 साल का आपको टाइम मिल जाएगा, इसमें महिला कैंडिडेट्स, केपेबल किस्म की महिला कैंडिडेट्स आगे आएंगी, और अगर फिर वो जुड़ती हैं अगर आगे आके पूरा का पूरा आपकी लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ में, तो ये देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। लॉ मेकिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, लेजिस्लेशन की जो पूरी प्रोसेस है, उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है। अच्छा, डिलिमिटेशन के बारे में और आपका सेंसस के बारे में एक दो बातें। डिलिमिटेशन हो गया, सेंसस के बारे में एक बात और, कि सेंसस करवाया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होती है सेंसस के होने के बाद में, और सेंसस करवाया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंसस के पहले बकायदा ये एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अब सेंसस या फिर जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, या इस तारीख से शुरू हो जाएगी। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन आता है, उस दिन के बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो भी हैं सारी की सारी वो फ्रीज हो जाती हैं। उसमें फिर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं कराया जाता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये डाटा आ जाने के बाद में, डिलिमिटेशन करता कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ये डाटा आ जाने के बाद में डिलिमिटेशन करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। ये डाटा आ जाने के बाद में डिलिमिटेशन करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। सेंसस हो गया, सेंसस का डाटा आ गया। इसके बाद में संसद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, और ये डिलिमिटेशन कमीशन फिर इस डाटा की मदद से स्टडी कर फिर आपका जो है नंबर ऑफ सीट्स वगैरह डिटरमाइन करती है। सीट्स बढ़ानी है, घटानी है, एज इट इज उनको उसी नंबर पे रखना है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं। दूसरा ये कि आपकी जो बाउंड्रीज होने वाली हैं, जैसे भी अपन ने मैप में देखा था कि भाई जैसलमेर की जो विधानसभा या जो जैसलमेर की कंस्टिट्यूएंसी या जैसलमेर के आसपास के इलाके की कंस्टिट्यूएंसी, उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है। लेह लद्दाख की जो ये कंस्टिट्यूएंसी है इतनी बड़ी है। यूपी में छोटी छोटी आपको देखने को मिल रही है। किसी ने तो डिसाइड किया होगा ना कि इसकी बाउंड्री इतनी रखनी है, इसकी इतनी रखनी है, इसकी रखनी है। तो ये जो सारा का सारा फैसला है, ये डिलिमिटेशन कमीशन लेती है कि बाउंड्री किसकी कहां तक रखनी है वगैरह वगैरह। एक बार जब ये अपना रिपोर्ट बनाकर संसद में पेश कर देती है, अकॉर्डिंगली इसके अनुसार जो है ये लागू करवाया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी आपका रिकमेंडेशन है या जो भी इनका फैसला है, इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपने मतलब लेट से इन्होंने एक आपका डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन कर दिया कि भाई 700 सीटें करो बढ़ा के, कोई पता चला कि कोर्ट पहुंच गया, उन्होंने बोला नहीं 700 क्यों करवाना है, ऐसे थोड़ी ना होता है ये और वो, तो ये नहीं हो सकता। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट या रिकमेंडेशन है उसको कोर्ट में ले जाकर चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे एज इट इज लागू करवाना पड़ता है। ये अपने को ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गई डिलिमिटेशन की पूरी प्रक्रिया। अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अपने को ध्यान रखना है कि डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कौन करवाता है, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या ये आपका जो संसद है ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को मानने से मना कर सकती है या नहीं कर सकती, तो याद रखिएगा नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये कि सेंसस कौन करवाता है, सेंसस कितने साल में होती है, और कायदे से भी डिलिमिटेशन संविधान के अनुसार कितने साल में होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिलिमिटेशन को 2026 तक फ्रीज करके क्यों रखा गया था, ये भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिलिमिटेशन के ऊपर बनते हैं, जिनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। अभी का ये भारत का मैप है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे। जनरल की सीटें 423 हैं, इसमें एससी की सीटें 79 और एसटी की सीटें 41 है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी नया डिलिमिटेशन होगा 2026 में, ये नंबर बहुत बढ़ना है और उसमें बहुत चेंजेस हमें अभी आगे आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेंगे। तो इतनी जो कुछ बातें हैं महिला आरक्षण से रिलेटेड,
और ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चले, ये टॉपिक खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखते हैं ऐसे, जो दूसरी खबर है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इंस्टीट्यूट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। मतलब यह कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है या फिर यह निर्णय लिया है कि वो एक नए तरीके के अवार्ड्स की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे। अभी तक ये होता था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग तरीके के पुरस्कार वगैरह थे, कुछ सेंट्रल लेवल पे अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज अपनी काफी सारे अलग अलग अवार्ड देती थी। अब वो सब कुछ बंद करवाकर इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से एक यूनिफाइड कैटेगरी बना रहे हैं, और इसके तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, रिसर्च और जो भी नया डिस्कवरीज वगैरह होंगी उन सब के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अब हम लोग के पुरस्कार वगैरह दिया करेंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ 56 प्राइजेस टू फैसिलिटेट साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स। मतलब अगर आप कोई वैज्ञानिक हैं, आपने कोई रिसर्च करी या कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह खोजी है या कोई नया इनोवेशन वगैरह किया है, इन सारी कैटेगरीज को फेलिसिटेट करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए 56 कैटेगरीज जो है रखी गई हैं प्राइजेस की। 56 तरीके के जो प्राइजेस हैं या 56 प्राइजेस दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नई कैटेगरी है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में या साइंटिस्ट को देना है, टेक्नोलॉजिस्ट को देना है, इनोवेटर्स को देना है। एंड जिस तरीके से अपने देश में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड्स में कैश नहीं दिया जाता। पद्म अवार्ड्स में आपको एक मेडालियन मिलता है, साथ में आपको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है। उसी तरीके से पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी, पद्म अवार्ड्स की लाइन पे चलते हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इनमें भी कोई कैश नहीं दिया जाएगा, कोई कैश कंपोनेंट नहीं होगा। इसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपने जो भी काम किया उसके लिए आपको शाबाशी वगैरह दी जाएगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाएगा। साथ में एक मेडालियन या फिर एक मेडल दिया जाएगा जिसपे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वगैरह का कुछ लोगो या कोई चिन्ह या फिर कोई साइन वगैरह बना होगा। तो इसको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसकी लाइंस पर बनाए गए हैं? जैसे पद्म अवार्ड्स हैं उसकी लाइन पर। पद्म अवार्ड्स में कैश प्राइज दिया जाता है? नहीं दिया जाता। उसी तरीके से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जब शुरू होंगे इसमें कैश प्राइज दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। पद्म अवार्ड्स में क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडालियन मिलता है। उसी तरीके से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक मेडालियन मिलेगा। याद रखिएगा, हाईलाइट करके लिखा है, कैश कंपोनेंट इसमें नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में भी अब जो 56 अवार्ड्स आपको देने हैं, इसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो आप 3 विज्ञान रत्न दोगे, जैसे पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, उसी तरीके से 3 आपने विज्ञान रत्न देने हैं। 25 आपने विज्ञान श्री देने हैं, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर देने हैं, और 3 देने हैं विज्ञान टीम अवार्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा, 3-4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। 3 विज्ञान रत्न मिलेंगे, जैसे भारत रत्न दिया जाता है उसी तरीके से 3 आपके विज्ञान रत्न हो गए। 3 आपके विज्ञान, 25 आपके विज्ञान श्री हो गए, जैसे पद्मश्री होता है उस तरीके से आपके 25 विज्ञान श्री हो गए। 25 हो गए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। अब ये अलग कैटेगरी है, शांति स्वरूप भटनागर साहब कौन थे इस पे भी बात करते हैं, मगर 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर दिए जाएंगे और 3 विज्ञान टीम अवार्ड दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इतनी कैटेगरीज में जो है ये 56 अवार्ड दिए जाएंगे। एंड ये जो सारे के सारे प्राइजेस हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाले, मतलब साइंस की किसी भी फील्ड में अगर आपने कुछ काम किया है, कुछ रिसर्च है आपका यूनिक, कोई नई आपने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी करी है, कुछ इनोवेशन किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास में थ्योरी है उसकी मदद से अगर आपने निकाली है, जो भी कुछ किया है, मगर अगर आपने कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी काम किया है तो उसके लिए जो है अवार्ड दिए जाएंगे। कौन कौन सी, और ये अवार्ड साल में एक बार मिलेंगे, एनुअल अवार्ड्स होंगे। जैसे आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें भी साल में एक बार दी जाती हैं, एनुअल होती हैं। उसी तरीके से ये अवार्ड्स भी आपको साल में एक बार देखने के लिए मिलेंगे। फिजिक्स की कैटेगरी में दिए जाएंगे, केमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी लगभग 12 कैटेगरीज हैं, इसमें ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी फील्ड होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये मैथ्स तो खैर आपका सबसे फंडामेंटल हो गई। अब बायोलॉजिकल साइंस में, बायो
में अगर आपने कोई नई डिस्कवरी करी है, कंप्यूटर साइंस हो गया, अर्थ साइंस, मेडिसिन, तो कुल मिला के पॉइंट ये है जितनी आपकी फील्ड्स हो सकती है जिसमें रिसर्च हो सकता है, जिसमें इनोवेशन हो सकता है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी वगैरह की को खोजा जा सकता है, हर तरीके की कैटेगरी को 12 कैटेगरीज में ले लिया गया। इसके अलावा एक एडिशनल कैटेगरी भी डाली गई है, 13 कैटेगरी, जिसको अदर्स का नाम दिया गया है कि इसके अलावा भी अगर आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर में कोई नई ब्रांच अगर डिस्कवर होती है, कोई नई तरीके की अगर टेक्नोलॉजी आती है, नई तरीके का इनोवेशन या नई तरीके की रिसर्च आती है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी को मैच नहीं करता, तो फिर उसके लिए भी जो है आपको अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे, और उसके लिए फिर एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है जिसको नाम दे दिया गया है अदर्स। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। द न्यू अवार्ड्स विल बी ओपन टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब ये कि सिर्फ भारतीय लोगों को ही ये अवार्ड दिए जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति है जो बाहर किसी दूसरे देश में रहता है और अगर उसने भी इस तरीके के कुछ काम किए हैं, कुछ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी या कुछ इनोवेशन या कुछ रिसर्च किया है, तो उसको भी जो है सम्मानित करने के लिए, उसके कम्मेमोरेशन के लिए भी जो है हम लोग ये अवार्ड देंगे। उसको भी जो है हम लोग इन सारे अवार्ड्स वगैरह की मदद से सम्मान करेंगे। अब ये अवार्ड जिस तरीके से पद्म अवार्ड्स के केस में होता है कि पहले एक दिन उनकी घोषणा होती है और उसके बाद में फिर एक सेरेमनी में उनको दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर भी किया जाएगा। 11 मई के दिन इनकी जो है एनुअली घोषणा की जाएगी। हर साल 11 मई के दिन इन अवार्ड्स की घोषणा होगी, जिस दिन हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे पड़ता है, और 23 अगस्त के दिन फिर इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। मतलब 11 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा कि किन किन लोगों को ये अवार्ड्स मिलने हैं और किस किस कैटेगरी में दिए जाने हैं, एंड 23 अगस्त को फिर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो जिस दिन ये घोषणा होगी उस दिन 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाते हैं, और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर जो है आपसे सेलिब्रेट किया जाएगा आने वाले साल से। इस साल घोषणा हुई है। तो अब 11 मई को क्या हुआ था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर इसको क्यों मनाते हैं? उसकी वजह है कि इस दिन हम लोगों ने पोखरण में 11 मई 1998 को अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था सक्सेसफुली। एटम बॉम्ब हमारा टेस्ट किया था, दुनिया को बताया था कि हमने एटम बॉम्ब बना लिया, एंड नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स। हम लोगों ने उस दिन ये घोषणा कर दी थी सक्सेसफुल अपना ये बनाने के बाद में। तो उस चीज को कम्मेमोरेट करने के लिए हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे मनाते हैं। इसी तरीके से इस साल 23 अगस्त को, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के ऊपर, इस चीज को कम्मेमोरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा करी है कि भाई हम लोग जो है अब से हर साल इस दिन को नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाएंगे। तो 11 मई जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है उस दिन इसकी घोषणा होगी, और नेशनल स्पेस डे के दिन जो है इनके अवार्ड दिए जाएंगे। अब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं 2024 से इनकी शुरुआत हो रही है, एंड इनको अवार्ड कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैडम अगर मौजूद नहीं है, जो भी हैं आपके मेल या फीमेल अकॉर्डिंगली, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इन अवार्ड्स को देंगे। इतनी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये अवार्ड देने हैं किसी को, तो फिर किसी को डिसाइड भी करना पड़ेगा कि किसको आप ये अवार्ड देंगे, किसको ये अवार्ड नहीं देंगे। तो जिस तरीके से पद्म अवार्ड्स के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई जाती है कि किस व्यक्ति को पद्म अवार्ड दिए जाएं या ना दिए जाएं, उसी तरीके से उसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए एक कमेटी बनाई जाएगी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए भी। हर साल ये कंस्टिट्यूएंसी का आपका ये आपका जो कमेटी है इसको बनाया जाएगा, हर साल इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा, और फिर ये लोग जो हैं जिन जिन लोगों को नाम जिन जिन लोगों को ये अवार्ड देने हैं उन अवार्डीज के नाम रिकमेंड करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए ये किया गया है कि जो आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं, फिलहाल के लिए तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ये कोऑर्डिनेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अवार्ड प्रोसेस फॉर 2 इयर्स। यानी कि 2 साल तक ये कमेटी कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, किस तरीके से इनके नाम वगैरह डिसाइड किए जाएंगे, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने किसी अवार्डी को डिसाइड किया है, ये सारी चीजें अभी CSIR 2 साल के लिए देखने वाला है। 2 साल के बाद में अभी फिलहाल ये एक नई बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इन 2 सालों में ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये जो आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या फिर RVP अवार्ड्स हैं, इनको लेकर जो भी सारी प्रोसेस वगैरह है फिर ये लोग देखा करेंगे। ये लोग उसमें ये लोग उसको पूरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वाले जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये सारा का सारा काम होगा। अब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अपन ने पढ़ लिए हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो चीजें आपको इसमें और बतानी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। तो पहली बात यह कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किन की लाइंस पे ड्रॉ किए गए, किन के लाइन पे बनाए गए? याद रखिएगा पद्म अवार्ड्स की लाइन पर इनको बनाया गया। इसमें आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, नहीं मिलेगा? जवाब है पद्म अवार्ड्स में भी कैश नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से पद्म अवार्ड्स में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कम्मेमोरेशन के लिए और एक मेडालियन दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पर भी एक कम्मेमोरेशन का सर्टिफिकेट और एक मेडालियन या फिर एक मेडल दिया जाएगा। दूसरा,
इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 56 अवार्ड दिए जाएंगे। एक विज्ञान, 3 विज्ञान रत्न होंगे, कुछ विज्ञान श्री, 25 विज्ञान श्री, 25 आपके विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स। अब इसमें जो ये नाम आ रहा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, इसमें आप लोगों में से कईयों के दिमाग में आया होगा कि ये शांति स्वरूप भटनागर साहब कौन है, तो थोड़ा इन पे बात कर लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर साहब जो है, इन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग CSIR की जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं इनको बनाने में मदद करी थी। 1942 में हमारे यहाँ CSIR की लेबोरेटरीज भारत की आजादी के पहले सेटअप करवाने में इनका योगदान है। आजादी के बाद में भी इन्होंने फिर काफी सारी लेबोरेटरीज वगैरह को बनाया। आज की तारीख में अपने देश में जो जितनी सारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं जो CSIR के अंडर में काम करती हैं, और CSIR आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आज की तारीख में, याद रखिएगा इस बात को। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सेटअप जो बनकर आज तैयार हुआ है, उसके जनक जो थे शांति स्वरूप भटनागर साहब थे। खुद एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री वगैरह में इन्होंने काफी रिसर्च और काम किया है, बट आज की तारीख में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के पिता के तौर पे, फादर ऑफ इंडियन नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के तौर पर इनको जाना जाता है। और इनके नाम से पहले भी अवार्ड दिए जाते थे, मगर जब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे, तो इनका जो अवार्ड है वो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। उसकी स्मृति लोगों के दिमाग से ना निकल जाए, लोगों के दिमाग में ये रहे कि भाई शांति स्वरूप भटनागर जैसी जो एक महान विभूति इस देश में जन्मी है, इसलिए इनके नाम को स्पेसिफिकली जो है रिटेन किया गया। इनके नाम से भी अवार्ड दिया जाता था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो अब क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे बट और वो अवार्ड बंद होगा, मगर इनका नाम जो है वो रहे लोगों के जहन में, लोग याद रखें कि किस तरीके के महान लोग इस देश में रहे, तो इनका नाम रिटेन किया गया है। विज्ञान युवा अवार्ड ना बोल के विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर बोला गया। याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम अभी है हाल फिलहाल, क्योंकि अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स में आ गया है, तो यूपीएससी एक सवाल बना सकती है कि शांति स्वरूप भटनागर साहब कौन थे, CSIR को लेकर इनका क्या योगदान है, कितनी इन्होंने रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह सेटअप करी। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए। ये क्वेश्चन वगैरह यहां से बनते हैं। इसके बाद में किन किन कैटेगरीज में दिए जाएंगे, तो लगभग लगभग साइंस की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की जितनी कैटेगरीज हो सकती हैं सबको कवर किया गया, और लगभग 12 कैटेगरीज में। इसके अलावा एक अदर्स की कैटेगरी भी डाली है कि अगर इन सब में से किसी एक में ना आए तो फिर अदर्स की कैटेगरी में ये अवार्ड आपको दिए जाएंगे। बाकी किस दिन दिए जाएंगे, पर किस किस लोगों को दिए जाएंगे, इंडियंस एलिजिबल है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी जो है एलिजिबल है। इसके अलावा एनआरआईज वगैरह जो है उनको लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है, बट अभी फिलहाल इंडियंस प्लस पीआईओ जो है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एनुअली साल में एक बार ये अवार्ड दिए जाएंगे। एक दिन जैसे पद्म अवार्ड में होता है, घोषणा होगी 11 मई को और 23 अगस्त को दिए जाएंगे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, उस दिन घोषणा होगी, और 23 मई को जो आपका 23 अगस्त को जो नेशनल स्पेस डे है, उस दिन जो है ये अवार्ड्स आपके प्रेजेंट किए जाएंगे। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड्स को दिया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनके नाम रिकमेंड करेगी, एंड ये नाम वगैरह जो है फिलहाल अभी ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम CSIR को करना है। एक नई बॉडी बनवाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और वो फिर जो है 2 साल के बाद में इसका पूरा सारी चीजें वगैरह जो है वो इसको देखेंगी। तो ये कुछ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस पे सवाल आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में इसकी संभावना कम है, तो ये अपने को याद रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनकर तैयार हो सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलता हूं मैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 21 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अपने जो दूसरे साथी हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जिसमें जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी इसके बारे में बताएं, उनसे भी ये वीडियोस वगैरह शेयर करें। एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, एंड याद रखें समर शेष है, कभी भी डिसहार्टेंड ना हो, चलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।